वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान गुज़श्ता चंद सालों से कभी ज़लज़ले, कभी सैलाब और कभी दहशतगर्दी, इन सारे मसाइल का सामना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में इस वक्त गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी शदीद बारिशों के बायस सैलाब की सूरत इतनी शदीद हो गई है कि सिंध के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिसमें एक एक महीने से पानी मुसलसल खड़ा है और वहां पर वबाई अमराज इस हद तक फूट चुके हैं कि सिर्फ मलेरिया के अमराज जो हैं, मलेरिया के जो मर्ज है वो इतना फैल चुका है कि 50,000 से ज्यादा मलेरिया के पेशेंट जो है इस वक्त डिक्लेयर हो चुके हैं। एक आलमी इदारा सेहत की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि सिंध में डेंगी, मलेरिया और टाइफाइड के अमराज जो है और पेट की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ इस वक्त हमलावर हो चुकी हैं। और सिंध में जो सैलाब की सूरत हाल है, अगर सिंध में बिलावल हाउस में मॉनिटरिंग सेल बनाने से सैलाब कंट्रोल हो सकता, अगर सिंध में वजीर आजम के दौरों से सैलाब कंट्रोल हो सकता तो यकीनन हो जाता। लेकिन वजीर आजम ने कल अपनी नाकामी का बरमला एतराफ करते हुए ये कहा कि हम सैलाब से नहीं निपट सकते। ऐसी ही सूरत हाल कुछ पंजाब में है जहां डेंगी का खुदकश हमले जारी हैं। डेंगी के मुकाबले में हुकूमत पंजाब ने, मियां शहबाज शरीफ ने जो इकदाम किए हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त उनका भी ये एतराफ कि हम डेंगी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, अवाम हमारे साथ ताउन करें। लेकिन बात यह है कि किसी भी जगह हुकूमत किसी भी जो इस तरह की कुदरती आफत है उसका मुकाबला नहीं कर सकती जब तक वहां के अवाम हुकूमत के साथ खड़े ना हों। सिंध में जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस सूरत हाल का इस वक्त हम जायजा लेंगे अपने प्रोग्राम में भी, सूरत हाल ये है कि सिंध में बदीन साइड पे जो कराची से या किसी मुल्क के दूसरे हिस्से से जो इमदादी सामान आ रहा है वो ट्रक वहां से छिनने के बाद गायब हो जाते हैं, जो कराची की मार्केटों में बिक जाते हैं। ठट्ठा और दीगर शहरों में, बदीन में भी वो सामान जो इमदाद मुतासिरीन के लिए आया था वो लोगों के गोदामों से मिला है। वजीर आजम ने जब मीरपुर खास का दौरा किया तो वहां पर एक नुमाइशी मुतासिरीन का कैंप लगाया गया और उस कैंप के जब वजीर आजम वहां से चले गए, वजीर आजम का फोटो सेशन हो गया, वजीर आजम की जानिब से जो सामान की तकसीम का एक फोटो सेशन था वो जब हो गया तो उसके बाद उन मुतासिरीन पर डंडे बरसाए गए और उन मुतासिरीन ने वो सामान जो था, जो इमदादी सामान के ट्रक आए हुए थे, वो लूटमार शुरू कर दी। जब उन पर डंडे बरसाए गए तो मुतासिरीन तो पीछे हट गए, लेकिन वहां पर मौजूद जो 15 से 20 ट्रक सामान था उसको वापस गोदामों में मुंतकिल कर दिया गया। क्या हमारे हुक्मरान ये सामान उन मुतासिरीन तक पहुंचाने के लिए नहीं लेके जाते? ये सिर्फ फोटो सेशंस तक ही महदूद रखते हैं इस तरह की चीजों को। नाज़रीन, यहां पर मैं आपको एक बदीन के एक शहरी का की एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखाऊंगा जिसने एतराफ किया है कि उसे इमदादी सामान मिला है, उसको रिकवरी हुई है, तो कैसे हुई है, आइए देखते हैं। सर, ये हम फौज का शुक्रिया अदा करते हैं, फौज ने हमें निकाला है गांव से। हमारे तकरीबन 4-5 गांव जो चौधरी दीन मोहम्मद का गांव है, अली मोहम्मद खास के लिए है, फोक बिल है, पूरी देश हरकत जो है उसमें से फौज ने निकाला है सबको। और अभी भी लोगों को निकाल के यहाँ बाहर तो लेके आए, लेकिन अभी खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही है। तकरीबन 8 दिन से लोग जो है भूखे मर रहे हैं। पानी जो पीने का है वो नलके से कहीं ला के बच्चों को पिला रहे हैं। एक तो बीमारियाँ आ गई हैं, लोग जो है बीमार पड़े हुए हैं और मच्छर ज़्यादा हैं, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। माल मछली जो हमारा था वो भी सारा मर गया है, कुछ बचा है। अब लोग बाहर कैसे निकले? फौज ने निकाला है, निकाल के बेचारों ने बाहर तो छोड़ दिया है, लेकिन अब खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ना आटा है, ना चावल है, ना घी है, क्या पकाए कहाँ पे खाना? हमें चावल ना रोटी ना कुछ भी नहीं मिल रहा है। बच्चे जो हमारे ऐसे भूखे मर रहे हैं। पूरा हमारे चल के आप विजिट करें कहीं पे भी, गाँव पूरा डूबा हुआ है। अभी तक घर में भी हर कोई चीज़ नहीं बची है हमारी, खाली हम बच्चे निकाल के बाहर बैठे हुए रोड के ऊपर। और क्या करें हम सर, हमारे खाने के लिए और कुछ भी कोई चीज़ नहीं है, बस पानी हम खाली पी रहे हैं 8 दिन से। ये फौज का शुक्रिया अदा करते हैं जो फौज ने हमें निकाला है, फौज निकाल। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह ये बदीन के दूर दराज देहात का ये जो शहरी था, जो रहने वाला था, वो किस तरह बता रहा है कि उसको हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली। उसको रेस्क्यू किया है तो फौज पाकिस्तान के जवानों ने, उसको रेस्क्यू इमदाद दी है तो फौज पाकिस्तान ने। नाज़रीन, फौज पाकिस्तान अपने राशन से कट करके इन मुतासरीन के लिए मदद कर रही है, लेकिन हमारी सिविल गवर्नमेंट की जानिब से या सूबाई हुकूमत की जानिब से या वफाकी हुकूमत की जानिब से जितने भी इमदादी सामान आ रहे हैं या इमदादी सामान के वहां पहुंचाए जाने के दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ फोटो सेशंस तक महदूद हैं। सूरत हाल इस वक्त इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोगों के पास खाने के लिए कोई ग़िज़ाई अजनास की जो कमी हो चुकी है और वहां पे ज़रूरियात ज़िंदगी जो है नापैद हो चुकी हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर खुश्क जमीन नहीं है मुर्दे दफन करने के लिए। अगर कोई मर जाता है तो उसकी तदफीन या तो नामुमकिन होती है और अगर होती है तो जिन मुश्किल मसाइल का सामना करके
उसको उस मुर्दे को की तदफीन होती है, उसका शायद वही लोग इदराक रखते हैं जो वहां पर मौजूद होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ये सूरत हाल है कि 20 से 25 दिन में जो लोग पाकिस्तान अफवाज के जो जवान इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं, जो वहां पर इमदादी रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं, उनके पांव तक गल चुके हैं कि मुसलसल पानी में रह के। सूरत हाल ये भी है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है कि हमारे हुक्मरान अपनी लैंड क्रूजरों से, अपनी पजेरों से, अपने जहाजों के जरिए जाके वहां का फिजाई सर्वे करते हैं, और वो सर्वे करने के बाद वापस आ जाते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं, इमदादी सामान भी डिलीवर नहीं कर पाते। ऐसी सूरत हाल में कर्नल भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैलाब की इस तबाहकारियों पर, और इसके बाद गुफ्तगू करते रहेंगे हम, और इसके साथ साथ हम आपको अफवाज पाकिस्तान ने जो इस वक्त तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उस पर गुफ्तगू भी करेंगे। भट्ट साहब ये बताइएगा, अफवाज पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़ी होती है। इस वक्त बदीन में जो सूरत हाल है उस पर आप क्या कहेंगे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो किस हद तक कामयाबी से चला रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान अफवाज जो में जितने रिसोर्सेज हैं, जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं, जिसमें नेवी भी शामिल है, जो कि अपनी बोट्स लेकर गए हुए हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक हर वक्त हम लोग हुकूमत पे तनकीद करना भी ज़्यादा मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ इनबिल्ट स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है किसी भी चीज़ का, और जितने इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे ही कोलैप्स हो चुके हैं। सही। और जो रह गए उनको हम कोलैप्स करते जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि पिछले साल सैलाब आया जी, और वो लोग अभी तक सेटल नहीं हुए पिछले सैलाब, अभी तक वो जंगलों में बैठे हुए हैं, टेंटों में बैठे हुए हैं, और ऊपर से ये एक जो आ गया है बड़ा सैलाब, इसमें तकरीबन सिंध के 8 लाख आदमी जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। 8 लाख आदमी जो डिस्टर्ब हुए हैं वो डिफरेंट लोकेशंस में स्प्रेड हैं। घर के अंदर वो खड़े हैं, छत पे बैठे हुए हैं, चारों तरफ पानी है। एक चीज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जो तकरीबन इस वक्त जो मुतासरीन है वो 60 लाख से बढ़ चुके हैं मुतासरीन की तादाद, और जो पानी में घिरे हुए हैं ये सारे वो लोग हैं जिनके घर टूट गए हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, और कुछ इलाकों में यहाँ ये है कि पानी 20 से 25 फुट तक खड़ा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर एक के पास पहुंचना, इमदाद देना, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे है ही नहीं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि लोग जो हैं 8-8, 10-10 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। सही। ना पीने का पानी है और ना खाने को रोटी है जी, और बीमारियां अलग हैं। हेल्प करना चाहिए। ये सैलाब तो देखें, इनकी फोरकास्ट तो बहुत पहले से की हुई थी, तो हम लोगों ने क्यों तैयारी नहीं की? आपको भट्ट साहब एक मजे की बात बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट ने इश्तिहार ऐसे शाया किए जो करोड़ों रुपया देकर शाया करवाए गए कि इस दफा सैलाब नहीं आएगा, इस दफा बारिशें नहीं होंगी, और ऊपर से जब ये सारी सूरत हाल हो गई तो सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं, जो हुक्मरान हैं, जो हमारे वजीर हैं या मुशीर हैं, वो बड़ी रिठाई से इसका कहते हैं कि जी ये तो कुदरती आफत है, हम इसका क्या कर सकते हैं। वो तो ये तो जाहिर है हुकूमत जो है वो कभी भी अपनी नाकामी को तस्लीम नहीं करती, लेकिन ये आप क्रेडिट दें जितने हमारे टीवी चैनल्स हैं, प्राइवेट हैं, और सब जो है वो फ्लड को बड़ी अच्छी तरह से कवरेज दे रहे हैं। अगर आप वो कवरेज देख लें तो आपको यकीनन आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है। देखिए, फौज कितना कर सकती है, उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है, उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। कितनी बोट आप ले जा सकते हैं वहां पर, कितने लोगों को आप खाना फेंक सकते हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये तो अभी इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो है ना अपना जो कल्चर है उसको छोड़ के ग्राउंड पर आए, ग्राउंड रियलिटी देखें क्या है, लोगों के मसाइल क्या हैं, उनको हल कैसे करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें ना, आप हॉस्पिटल में जाएं आपको दवाई नहीं मिलती नॉर्मल, जबकि कोई सलाब नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस वक्त तो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हुई है कि अब अवाम ही कुछ कर रहे हैं, एनजीओज कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो अपनी जगह जो है उसने जो करना था ये बताएं कि सिंध में तो सैलाब की सूरत हाल है, पंजाब में अगर देखा जाए तो डेंगी, मैं उसे खुद को शमले इसलिए कहता हूं कि डेंगी जितनी तेजी से वहां फैला है और जिस तरह लोगों की अमवात हो रही है, जिस तरह वो लोग इसका शिकार हो रहे हैं, उसके बाद बड़ी सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। वजीर आजम ने आज कौमी सेहत कॉन्फ्रेंस वहां बुलाई,
کیا اس طرح کی کانفرنسیں بلانے سے اس طرح کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، یا جس طرح ہمارے ہر چیز پہ، ہر مسئلے پہ کمیشن بنا دیا جاتا ہے یا جوڈیشل کوئی کمیٹی بنا دی جاتی ہے، کیا ہم ان سسٹم سے، ان ساری چیزوں سے نکل کے پریکٹیکل کچھ کرنے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں اپنا جو سسٹم آف گورننس ہے اس کو چینج کرنا چاہیے. یہ میٹنگ کانفرنسز جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے. ہمارا جو 70-80% ٹائم ہے وہ میٹنگ کانفرنسز میں ختم ہوتا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ جو ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے. صحیح. اب اس میں حکومت کو بلیم دینا کہ جی وہ ڈینگی کے خودکش حملے روک نہیں سکی، دیکھیں یہ ایک نیچرل کیلیمٹیز ہوتی ہیں. ایک چیز میں آپ کو صرف یہ ہے، صرف گورنمنٹ کہاں آتی ہے کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اس کا وائرس اٹیک ہو گیا ہے ڈینگی کا، تو پھر ان کو جو میڈیسن جو ہیں، جو افیکٹڈ لوگ ہیں، ان کے لیے ہاسپٹل میں سیپریٹ بیڈز کا انتظام کرنا، ان کی دوائیوں کا انتظام کرنا، اس کو ٹاپ پریارٹی دینی ہے، نہ کہ میٹنگ کرنے سے. مطلب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت انتہائی گمبھیر صورتحال ہے، لیکن وہاں پر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جو ہیں وہ دونوں ڈینگی پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ صرف اس وجہ سے ڈینگی پھیلا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ سوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ڈینگی پھیل گیا. جبکہ نواز لیگ کا کہنا ہے کہ جی بھائی آپ سیاست چھوڑ کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہیں، تو وہ باتیں ضرور کر رہے ہیں. ایسی صورت میں کہ اگر وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ناکام ہو چکے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی ناکامی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں نا، سندھ میں جو سیلاب ہے تو یقیناً یہ بھی قائم علی شاہ کی ناکامی ہوگی. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دم جمپ کرتے ہیں کنکلوژن کو ناکامی ہے. ہمارا بیرومیٹر کیا ہے ناکامی کا؟ صحیح. بیرومیٹر تو کوئی نہیں ہے نا کہ ناکامی کیا ہے. ناکامی یہ ہے کہ اگر آپ ٹریفک جام ہو رہا ہے تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے. صحیح. اس کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کرنی ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن اب ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے مرے ہوئے لوگوں پر بھی سیاست ہوتی ہے، زندہ لوگوں پہ سیاست ہوتی ہے، صحیح. سیلاب پہ بھی سیاست ہوتی ہے. اس سیاست کا وقت نہیں ہے. دراصل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ابھی میچور نہیں ہوئے ہیں. آپ تک کب ہوں گے؟ اب یہ تو آپ ان سے پوچھیں، آپ تو روز پروگرام کرتے ہیں، یہ تو اٹس بیٹر اف یو آسک دیم. میں یہ چاہوں گا کہ وہ ابھی یہ جو گندی سیاست ہے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ جو کرتے ہیں، اور ایک کیٹاسٹرافی ہے، پورے پاکستان پریشان ہے. دہشت گردی آپ دیکھیں لہر پھیلی ہوئی ہے، سارا کچھ موجود ہے. سیلاب آیا ہے، بڑے تباہ لوگ ہو گئے، مر گئے، ان کی زمینیں تباہ ہو گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، کچھ لوگ پانی میں بہ گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا ان کے ڈیڈ باڈیز کدھر ہیں. اس میں بھی سیاست ہو رہی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے. بہت شکریہ کرنل مختار احمد بٹ صاحب، سب نے مل کے کرنا ہے، ایک آدمی کا کام نہیں. کرنل صاحب بہت شکریہ، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کے. ناظرین کرام، بٹ صاحب کی یہی بات کہ ہمیں یہ ڈیٹی، گندی اور غلیظ سیاست سے نکل کر آگے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا. میں راجہ ریاض صاحب سے اور رانا ثناء اللہ صاحب سے صرف ایک ہی درخواست کروں گا کہ کاش آپ یہ ساری سیاست چھوڑ دیں، لوگوں کی خدمت کرنا کی کوشش کریں، ورنہ صورتحال یہ ہوگی کہ جو 18 کروڑ عوام ہیں یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ لوگوں کو آگے بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. صورتحال اس وقت اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ سندھ میں وبائی امراض کا ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، جو ملیریا، ٹائیفائڈ اور پیٹ کے امراض کی صورت میں آئے گا. اور یو این او کی جو رپورٹ ہے تازہ ترین، اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں غذائی اجناس کی اتنی قلت ہو جائے گی، جو پاکستان میں فصلیں، تیار فصلیں جو تباہ ہوئی ہیں، وہ ایک اور بڑے بحران کا سامنا ہے. پاکستان غذائی اجناس کی قلت کا سامنا کر سکتا ہے، ہم باہر سے چیزیں منگوا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگ ڈسٹرب ہوں گے، پاکستان کے عوام بھوک، غربت، افلاس سے اگر مر جائیں تو یہ ناقابل برداشت ہے. ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ 97 ارب ڈالر اگر ہم سوئس بینکوں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا سے ہم بھیک مانگتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ وہ اپنے پیسہ پاکستان میں لے آئیں اور اپنے ملک کے عوام کی خدمت پر وہ پیسہ لگا دیں، تاکہ آنے والے دنوں میں یہ ملک اور عوام خوشحال ہو جائیں اور ہمارے ان حکمرانوں کو، جن کو حکمرانی کا تو بڑا شوق ہے، ان کو دعائیں دیں. آنے والے دنوں میں پاکستان ترقی کرتا ہوا نظر آئے اور پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے اور پاکستان دنیا کو ایڈ دینے والا، مدد دینے والا ملک بنے، نہ کہ ایڈ مانگنے والا. ہمیں پاکستان کی تجارت کو بڑھائیں، ہم دنیا کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر کریں. امریکہ کی جانب سے پاکستان پر بلا شبہ بہت سارے پریشرز ہیں، لیکن پاکستانی قوم ابھی اتنی غیرت مند ہے، یہ قوم ابھی زندہ ہے، یہ اپنے دشمنوں کا صحیح ادراک رکھتی ہے اور دشمنوں کا مقابلہ کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.